सबसे पहले देखो मैकेनिक्स में सबसे पहले जो टॉपिक आता है यूनिट्स का आता है, फंडामेंटल यूनिट्स, यानी कि मूलभूत जो यूनिट है। यूनिट किस चीज की यूनिट है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट। किसी भी चीज को अगर आपने नापना है, मान लो मैंने किसी चीज की लंबाई नापनी है, किसी का भार नापना है, कुछ भी नापना है, समय नापना है, कितना हो गया है, कितना टाइम बीत चुका है, वो सब चीजों को नापने का जो तरीका है उसको बोलते हैं मूलभूत, फंडामेंटल यूनिट्स। ये है हमारी फंडामेंटल यूनिट्स। अगर हमने किसी की लंबाई नापनी है तो उसको मीटर में नापते हैं। ये जो यूनिट्स हैं ये एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट मतलब एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जो कि यूके में फॉलो होता है, ब्रिटेन में फॉलो होता है, और वही सिस्टम ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज फॉलो करते हैं। यूएस जो है उनका अपना अलग सिस्टम होता है। जैसे लंबाई नापने के लिए हमारे पास मीटर है, तो यूएस में माइल यूज होता है। हम किलोमीटर में भी नाप लेते हैं, यूएस में माइल यूज होता है। बट एसआई यूनिट, ऐसे यूनिट मतलब जो स्टैंडर्ड यूनिट है जो पूरी दुनिया में फॉलो होती है, वो ये यूनिट्स हैं। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि किलोमीटर ऐसा यूनिट है कि मीटर, तो किलोमीटर ऐसा यूनिट नहीं है। वैसे हम किलोमीटर बहुत अपनी आम जिंदगी में यूज करते हैं, बट एसआई जो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड यूनिट है वो है मीटर। ऐसे ही किसी का अगर हमने भार देखना है, कितने कितने किलो सब्जी खरीदी है, तो हम केजीज में देखते हैं, उसमें ग्राम नहीं आएगा, ग्राम इज नॉट ऐसा यूनिट, केजीज में आएगा। फिर टाइम सेकंड्स में है। और एक और रीजन है इसको फंडामेंटल कहने का, कि ये जो टर्म्स है लेंथ, मास, टाइम, ये आपस में डिपेंडेंट नहीं है। दीज आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। मतलब कहने का ये है कि क्या किसी तरह आप समय को लंबाई में नाप सकते हैं, समय को मीटर्स में नाप सकते हैं? क्या आप टेम्परेचर को, तापमान को समय में नाप सकते हैं या लंबाई में नाप सकते हैं? क्या आप लंबाई को समय में नाप सकते हैं? नहीं। तो ये जो चीजें हैं ये एक दूसरे से अलग है, ये इंडिपेंडेंट है। अगर इसके अलावा हम कोई बात करें किसी और चीज की मेजरमेंट की, मान लो हमने फोर्स की मेजरमेंट करनी है, फोर्स नापनी है, फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स देखो, फोर्स मास पे डिपेंडेंट है, इस यूनिट पे डिपेंडेंट है, और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फिर से स्पीड पे डिपेंडेंट है, टाइम पे डिपेंडेंट है। तो ये जो फोर्स हुआ, जोर, हिंदी में कह लो तो जोर लगाना या जान लगाना, फोर्स इज नॉट एन इंडिपेंडेंट यूनिट। ये फंडामेंटल यूनिट्स जो हैं, जो इंटरनेशनली डिसाइडेड हैं, इस पे डिपेंडेंट होती हैं। बाकी जो जितनी भी किसी चीज को नापने की यूनिट्स हैं वो इसी जो फंडामेंटल, जो मूलभूत यूनिट्स हैं, इसी से ही आगे डिराइव होती हैं। इसी का ही यूज करके कॉम्बिनेशन में बना के हम बाकी यूनिट्स को नापते हैं। इसके अलावा दो ये यूनिट और आती हैं, वैसे तो 7 है ऐसा यूनिट, दो और होती हैं। रेडियन, जो कि कोई भी एंगल, एक प्लेन का एंगल, प्लेन मतलब एक 2D प्लेन, प्लेन, जैसे कि ये जो बोर्ड है ये एक प्लेन है, तो इसमें जो ये एंगल हुआ 2 डायमेंशनल में बोलते हैं प्लेन। इसका कोई भी एंगल है, उस एंगल को नापने के लिए रेडियन यूनिट का यूज होता है, ठीक है। और फिर होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन होता है सॉलिड एंगल। धरती जो है हमारी पृथ्वी, वो एक सॉलिड स्फीयर है, राइट। उसमें 3 डायमेंशंस हैं। तो जब 3 डायमेंशंस आ जाती हैं तो सॉलिड एंगल मेजर करने के लिए, जैसे ये धरती है, इसके लॉन्गिट्यूड्स हैं और फिर लैटिट्यूड्स हैं। धरती को हम या किसी गेंद को, हॉकी की गेंद को या बेसबॉल की गेंद को अगर हम काटते हैं बीच में, तो एक 3D चीज बनेगी। अमरूद को भी अगर आप काटोगे बीच में, तो जो एंगल बनेगा वो 3 डायमेंशंस, 3 दिशाओं में बनता है। उस एंगल को नापने के लिए जो यूनिट यूज होती है स्टीरेडियन, ये भी इसी में ही फंडामेंटल यूनिट का ही पार्ट आते हैं, बट मेन जो है वो ये 7 हैं। इसमें आपका सवाल यही बनता है कि हाँ जी, लेंथ को नापने के लिए किलोमीटर ऐसा यूनिट है, ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं? तो आप बोलेंगे नहीं, किलोमीटर नहीं है, मीटर है। टेम्परेचर को नापने के लिए आप बोल सकते हैं हाँ जी सेल्सियस,
डिग्री सेल्सियस हम यूज़ करते हैं इंडिया में। नॉर्मली किसी का तापमान बुखार हो जाता है तो नापने के लिए हम डिग्री सेल्सियस में बोलते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, बट वो ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट है केल्विन। ऐसे ही लुमिनस इंटेंसिटी, इस पे सवाल भी आया था, ये कैंडेला में मेजर होती है, ठीक है। तो ये यूनिट्स आप देख लीजिए, याद कर लीजिए कि ऐसा यूनिट जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं वो ये हैं। इसके अलावा जो भी यूनिट यूज होती हैं वो स्टैंडर्डाइज नहीं है, ठीक है। फिर हम देखते हैं दूसरा टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। देखो जो हमने यहाँ पे चीजें पढ़ी हैं, लेंथ हो गया, मास हो गया। अब देखो स्केलर वो होती है जिसमें हम सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की, मतलब अगर हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो 5 मीटर है, 5 है, 6 है या 10 है, नंबर कितना है, ज़्यादा है कम है, इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो ज़्यादा कम जो है मैग्नीट्यूड, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, उसके नंबर की बात कर रहे हैं, तो वो स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर मतलब ये होता है कि सिर्फ एब्सोल्यूट नंबर की बात की जा रही है, उसकी दिशा किस डायरेक्शन में जा रही है, वो फोर्स लग रही है या कोई भी डायरेक्शन की बात स्केलर क्वांटिटी में नहीं होती है। लेंथ हो गया, या फिर आप बोले स्पीड हो गई। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो स्पीड जब हम सिर्फ 25 किलोमीटर पर आवर बोल रहे हैं, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम सिर्फ किसी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि नॉर्थ की तरफ 25 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर साउथ की तरफ, या ईस्ट या वेस्ट। जब डायरेक्शन नहीं होती है किसी भी क्वांटिटी, किसी भी मैग्नीट्यूड, किसी भी नंबर के साथ, तो वो स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसे ही हम इसके साथ इसको डायरेक्शन लगा दें कि भाई 25 किलोमीटर प्रति घंटा नॉर्थ की तरफ या ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ, जब डायरेक्शन साथ में आ जाती है तो वो स्केलर क्वांटिटी नहीं रहती है, उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी, देखो स्पीड हुई स्केलर क्वांटिटी। जब मैंने बोला 25 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हुई स्केलर वेलोसिटी। ऊपर ऐसे इसको यूज किया जाता है, वैसे ये एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने अब बोला 25 किलोमीटर प्रति घंटा इन नॉर्थ, तो ये वेलोसिटी की बात कर रही हूँ मैं, ये स्पीड की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। लेंथ, मास, टाइम, क्या टाइम की कोई डायरेक्शन होती है क्या? लेंथ, अगर मैं इस बोर्ड को यहाँ से यहाँ नापूं या यहाँ से इधर से नापूं, आएगा तो वो 2 या 3 मीटर ही ना, उसकी डायरेक्शन फर्क नहीं पड़ रहा है, नाप पे फर्क पड़ रहा है। तो जहाँ डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, जहाँ दिशा का कोई मीनिंग नहीं है, वो स्केलर क्वांटिटी हो गई। और जहाँ दिशा की ज़रूरत है, फोर्स की बात कर रहे हैं, अब मैं इस बोर्ड पे फोर्स लगाऊं तो वो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, ऐसे लगेगी। फोर्स बोर्ड पे लग रही है तो मैंने डायरेक्शन बताई, कितनी लगा रही हूँ, ज़्यादा लगा रही हूँ, कम लगा रही हूँ, वो मैग्नीट्यूड है, किस डायरेक्शन में लगा रही हूँ वो उसको एक वेक्टर क्वांटिटी बनाती है। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट होता है, बाकी टर्म्स हम आगे समझेंगे। आप बस अभी इतना समझो कि वेक्टर जो होता है उसका मतलब हम साथ में डायरेक्शन की बात भी कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। स्केलर की बात जब हम कर रहे हैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड, सिर्फ नंबर की बात कर रहे हैं, कम है या ज़्यादा है। तो ये क्वांटिटी स्पीड, मास, वॉल्यूम, टाइम, इसमें डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ रहा है। क्या आप बोलेंगे कि वॉल्यूम जो है पानी नीचे से ऊपर भर रहा है, ऊपर से नीचे भर रहा है? नहीं, पानी बीकर में पानी अगर भर रहा है तो वो हम वॉल्यूम की बात करें, इतने लीटर भरा हुआ है, ठीक है। वेक्टर हो गई कि हाँ जी ये गाड़ी इस डायरेक्शन में चल रही है, या ग्रेविटेशन, जो ग्रेविटी है अर्थ की, वो अर्थ की डायरेक्शन में है, वो ऊपर वाली डायरेक्शन में नहीं है। ग्रेविटी जो लगती है, अगर ये अर्थ है तो उसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। यहाँ पे हम डायरेक्शन की बात जरूर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। देखो इस पे भी सवाल आ जाते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? मान लीजिए मैं चंडीगढ़ में हूँ, मैंने चंडीगढ़ से दिल्ली गई, दिल्ली से कलकत्ता गई, कलकत्ता से वापस मैं घूम के फ्लाइट लेके चंडीगढ़ वापस आई, तो मैंने डिस्टेंस जो ट्रैवल किया वो पूरा चंडीगढ़ से लेके दिल्ली गई, मान लो दिल्ली से लेके कलकत्ता गई, कोलकाता गई, और फिर यहाँ से घूम के मैं वापस चंडीगढ़ आई,
तो जो डिस्टेंस है वो ये सारा किलोमीटर, जितने किलोमीटर होगा ये सारा माना जाएगा। डिस्प्लेसमेंट होती है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। घूम के मैं चंडीगढ़ वापस आई तो डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। जब आप इनिशियल पॉइंट पे आ गए जब, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। मान लो मैं चंडीगढ़ नहीं आई, मैं दिल्ली कलकत्ता घूम के वापस मैं उदयपुर चली गई, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो होगी कि उदयपुर और चंडीगढ़ स्टार्टिंग और इनिशियल पॉइंट में जो डिस्टेंस है वो होगा। और जो डायरेक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट में जब आप नंबर मैग्नीट्यूड बताएंगे तो साथ में उसकी डायरेक्शन भी बताते हैं। तो आप डिस्प्लेसमेंट बताओगे कि मान लो चंडीगढ़ से उदयपुर मान लो 500 किलोमीटर है, तो 500 किलोमीटर फ्रॉम चंडीगढ़ टू उदयपुर, ये आपको डायरेक्शन साथ में बतानी पड़ेगी कि ये उदयपुर है, ये चंडीगढ़ है, तो ये 500 किलोमीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट है 500 किलोमीटर फ्रॉम चंडीगढ़ टू उदयपुर। ये एरो दिखाओगे या बोलोगे कि इससे इस डायरेक्शन में है। तो क्वेश्चन आ जाते हैं, देखो सवाल आ जाता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। प्रीलिम्स में क्वेश्चन ना ये कंफ्यूज कर देते हैं। मान के चलो कि देखो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। मैं दुनिया में कहीं भी घूम रही हूँ वो सारा डिस्टेंस ऐड होता जाएगा। बट डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो भी हो सकती है कि मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गई, वो कहीं और पॉजिटिव भी हो सकती है कि मैं वापस नहीं आई तो A to B, और नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव डिपेंड करता है कि आपने स्टार्टिंग पॉइंट अगर ये डिसाइड किया है, वो आप पर डिपेंड करता है आपने ज़ीरो पॉजिटिव नेगेटिव किस लाइन को बोला है। तो मान लो मैंने ये ज़ीरो बोला है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव डायरेक्शन है। अगर मैं इधर घूम के वापस यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में आ गई, पीछे की तरफ आ गई, तो ये इसको हम नेगेटिव भी डिफाइन कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, तो यही बात करी है कि पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकती है, बट डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, वो ऐड ही होता जाएगा आप जहां मर्जी चले जाओ। ठीक है, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। और इसके बाद हम देखते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। मैंने आपको फंडामेंटल यूनिट्स फर्स्ट स्लाइड पे बता दिया है, फिर से बता देती हूँ कि स्पीड जो है, स्पीड में हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। जब डायरेक्शन साथ में आ गई तब हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। और स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस को लेके चलते हैं। वो यही जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है, जो मैं कह रही हूँ कि हमेशा पॉजिटिव रहता है, हमेशा ऐड ही होता जाएगा जितना आप ट्रैवल करते जाओगे। जैसे ऊबर में आप बैठते हो तो आपके किलोमीटर बढ़ते ही जाएंगे, आपका बिल बढ़ता ही जाएगा, वो नेगेटिव या कम नहीं होगा। डिस्टेंस भी वही है। और स्पीड का जो फॉर्मूला है उसमें हम डिस्टेंस ही यूज़ करते हैं, उसमें हम डिस्प्लेसमेंट नहीं यूज़ करते। पर वेलोसिटी जब हम निकालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट यूज़ होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में ऐसे आता है और लोग गलत करके आते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि होता क्या है उन्होंने फॉर्मूले याद किए होते हैं। नेवर क्रैम फॉर्मूलेज। डी अपॉन टाइम किया होता है, वेलोसिटी को भी डी अपॉन टाइम लिखा होता है। तो डी को तुम, दोनों के सिंबल सेम है तो इसको तुम डिस्टेंस मान लेते हो, बट वेलोसिटी जब निकालो तो डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर में जब डायरेक्शन आ गई तो डायरेक्शन में वो पॉजिटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो सिर्फ आप फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट को माइनस करके जो नेट जो मैग्नीट्यूड आएगा उसको आप यहाँ पे यूज़ करोगे, और इसके साथ आप डायरेक्शन बताओगे कि किस डायरेक्शन में है, A to B है, चंडीगढ़ टू उदयपुर है। ठीक है, ये होती है डिफरेंस। फिर एक्सेलरेशन। देखो आप चले चंडीगढ़ से दिल्ली चले, आप एक ही स्पीड पे चल रहे हो 70 किलोमीटर पर आवर के पे, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होती है। एक्सेलरेशन मतलब जब आपकी स्पीड हिले, आप स्पीड बढ़ा लो। आप 70 पे जा रहे थे, चलते चलते आपने 100 किलोमीटर 70 किलोमीटर पर आवर पे स्पीड पे चले। यहाँ पे आपका मन किया कि चलो रेसें लगाते हैं, कंपटीशन करते हैं, तो यहाँ आपने स्पीड बढ़ा ली अगले 100 किलोमीटर पे। NH44 आ गया, आपने कहा चलो रेस लगाते हैं, तो यहाँ पे आपने बढ़ा दी स्पीड 200 किलोमीटर मान लो पर आवर।
तो यहाँ पे इसको वर्ड जो यूज किया जाता है कि आपने 70 किलोमीटर से 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो बढ़ाई है उसको कहते हैं कि एक्सेलरेट करना, एक्सेलरेट किया, स्पीड बढ़ाई। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी। 200 में से 70 माइनस करोगे 130 किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। इसको ये कितनी ड्यूरेशन में टाइम कितना लगा ये टाइम नीचे आएगा और चेंज इन वेलोसिटी वो आप लिखोगे तो एक्सेलरेशन आएगी। फॉर्मूले की इतनी जरूरत नहीं है, बस आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर कांस्टेंट एक ही स्पीड पे एक ही वेलोसिटी पे कोई व्हीकल जा रहा है तो एक्सेलरेशन होती है 0, क्योंकि एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी आता है। और जैसी स्पीड बढ़ी या कम भी हुई, कम जब होते हैं उसको कहते हैं डीसेलरेशन। डी आ जाता है एक ही जगह, डी ई आ जाता है। डीसेलरेशन मतलब कम हुई, स्पीड आपने कम करी। मान लो आगे ट्रैफिक आ गया, आप 70 की स्पीड मेंटेन नहीं कर पाए, आप 50 पे आगे 40 पे आगे, आपने रोक ही ली, तो स्पीड आपने कम करी तो डीसेलरेशन, बट चेंज तो हुई वेलोसिटी। एंड देखो यहाँ पे हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, स्पीड अगर मैंने यूज किया तो माय बैड, बट यहाँ वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो अगेन इट इज एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सवाल अगर आता है कि एक्सेलरेशन स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप बोलोगे देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, स्मॉल ए से डिपिक्ट किया जाता है डेल्टा वी बाई टी। डेल्टा मतलब चेंज, वेलोसिटी है वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम स्केलर क्वांटिटी है, तो नेट जो एक्सेलरेशन है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो बस याद रखिए कि एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी अगर कम हो रही है तो नेगेटिव हो जाएगी एक्सेलरेशन, उसको डिसेलरेशन बोलते हैं। स्पीड बढ़ा दी है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी और उसको हम एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज चेंज इन वेलोसिटी की बात की जा रही है और वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, अब आपने नीरज चोपड़ा के बारे में सुना है, ठीक है। नीरज चोपड़ा जैवलिन फेंकते हैं, ऐसे भाला फेंकते हैं, पीछे से भाग के आते हैं, ये फेंकते हैं। तो जो भाले की अगर आपने डायरेक्शन देखी होगी तो ये है नीरज चोपड़ा, इन्होंने भाला फेंका और ये यहां पे आके गिरा। ये जो कर्व ट्रेवल होता है, भाला तो इन्होंने ऐसे फेंका था, क्या ये सीधे चला गया ऊपर और चलता ही जा रहा है? नहीं ना, ये वापस घूम के पाथ, ये जो कर्व होता है इसको पैराबोलिक पाथ बोलते हैं। एक कर्व लेके, प्रॉपर सर्कल भी नहीं होता, ये ऐसे घूम के एक एंगल पे आके वापस गिरता है और फिर यहां पे ये एक गड़ जाता है। इस पाथ को बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। और प्रोजेक्टाइल मोशन इसी को ही बोलते हैं कि आप कोई भी चीज जब थ्रो करते हो वो एक कर्व सा, एक सर्कल सा बना के, सर्कल नहीं बट सर्कल सा बना के नीचे वापस आती है। क्यों आती है वापस? क्योंकि ग्रेविटी। ग्रेविटी अगर नहीं होती तो नीरज चोपड़ा भाला फेंकते और वो चलता ही जाता। इट इज ग्रेविटी जो उस पे लग के उसके डायरेक्शन को चेंज कर रही है और फिर वो वापस आता है नीचे। तो जहां भी ये चीजें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होते हैं कि ग्रेविटी इन्वॉल्व है, आपने कोई चीज फेंकी, अगले ने कैच करनी है, बॉल फेंकी कैच करनी है, तो वो डायरेक्शन, स्ट्रेट डायरेक्शन जगह की जगह वो ऐसे घूम के, ग्रेविटी के कारण वो घूम रही है और घूम के वापस आ रही है, इसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ये इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, प्रोजेक्टाइल मोशन के आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आने हैं। अब देखो, आपने मूवीज में सीन देखे होंगे, मैट्रिक्स का बड़ा फेमस सीन है, मैट्रिक्स मूवी, या इंडिया, चलो इंडिया की मूवी की बात कर लें, तो गोली मारते हैं, गोली सीधा दुश्मन के लगती है। पर देखो एक्चुअली में जब गन से बुलेट निकलती है, गोली निकलती है, तो वो एक, मान लीजिए ये गन है या पिस्टल है, ये ऐसे जाएगी। अगेन क्यों ऐसे क्यों जाएगी? क्योंकि जब ये यहां से निकली तो इसकी कोई वेलोसिटी थी, बट उस बुलेट पे ग्रेविटी भी लग रही थी। अब वो हवा में है, हवा में फ्रीली जली, पिस्टल को उसने छोड़ा, हवा में जा रही है, तो ग्रेविटी जब उस पर लगेगी तो ग्रेविटी की फोर्स के कारण m इंटू जी, अभी इस पे मत जाओ, बस एक फोर्स लग रही है, ग्रेविटी की फोर्स,
जो उसको नीचे खींच रही है और हार के वो घूम फिर के नीचे आएगी। ये जो मोशन है अगेन इस पे ग्रेविटी लग रही है और इसके कारण जो वो बुलेट है वो वापस नीचे आ रही है। इसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट होता है इसमें और वापस वो एक कर्व के थ्रू नीचे आती है। अगेन रॉकेट आफ्टर बर्नआउट, रॉकेट हम छोड़ते हैं ऊपर की तरफ, फिर वो एक कर्व लेता है, ऐसे जाता है, और वो वाला जो मोशन है वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन ही होता है। ठीक है, वो भी एक कर्व फॉलो करता है। फिर बॉम्ब ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एयरप्लेन। अब इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो ये नागासाकी में जो ये मान लो प्लेन था, नागासाकी में इसने बॉम्ब ड्रॉप किया, बॉम्ब नीचे गिरा, तो ये तो स्ट्रेट लाइन है। इसमें क्या प्रोजेक्टाइल मोशन है? इसमें तो कोई कर्व बन ही नहीं रहा, फोर्स लग रही थी ग्रेविटी की। ठीक है, फोर्स लगी, नीचे आ गया, तो इज इट अ प्रोजेक्टाइल मोशन? इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। लेट मी टेल यू, यस दिस इज अ प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि जो ये जहाज हवा में चल रहा है ये किसी स्पीड पे चल रहा है। मान लो ये 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहा है। जनरली 700-800 की स्पीड भी होती है, पर चलो 1000 मान के चलते हैं। तो जब इसने बॉम्ब छोड़ा तो क्या वो बॉम्ब की स्पीड भी यही नहीं होगी? जब तक वो बॉम्ब इसके अंदर था और ये पूरा प्लेन 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो उसके अंदर जो वो बॉम्ब पड़ा है वो भी उसी स्पीड से ही चल रहा है। उसको आप हम न्यूटन के लॉस में पढ़ेंगे, बट अभी आप एक बेसिक कॉमन सेंस लगाओ कि जब मैं बस में बैठी हूँ और बस 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो मेरी बॉडी भी, क्योंकि वो बस में बैठी हुई है, बस का वो पार्ट है, तो मेरी बॉडी भी उसी स्पीड से ही चल रही है। ठीक है, वैसे मुझे लगेगा कि मैं रेस्ट पे हूँ, बट एक्चुअली में जो बाहर बंदा बैठा है उसको दिख रहा है कि हाँ बस जा रही है, बस में लोग बैठे हैं, तो लोग भी तो उसके साथ ही, बस के साथ ही आगे आगे जा रहे हैं, उसी स्पीड से जा रहे हैं और पहुंच रहे हैं टाइम पे। तो अगर ये 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो इसके साथ जो ऑब्जेक्ट था, इसके अंदर जो बॉम्ब था, वो भी उसी स्पीड पे था। बट जैसे रिलीज हुआ, अभी जस्ट रिलीज हुआ है, तो वो वही स्पीड मेंटेन करने की कोशिश करेगा, वो उसी स्पीड पे है। धीरे धीरे क्या होगा, इस पे ये यहाँ पहुंचा, यहाँ पे फिर इस पे ग्रेविटी लगी, थोड़ा सा नीचे आया, फिर ग्रेविटी लगी, थोड़ा सा नीचे आया, फिर ग्रेविटी लगी। धीरे धीरे ग्रेविटी के असर में ये एक ऐसे कर्व फॉलो करेगा और ये नीचे गिरेगा। तो कभी भी कोई भी किसी स्पीड पे कोई चीज जा रही है, आप ट्रेन से कुछ पत्थर बाहर फेंकोगे ना, तो वो भी ऐसे नहीं गिरेगा, वो पहले ट्रेन की स्पीड पे ही होता है वो, और फिर वो ग्रेविटी के फोर्स में आके नीचे गिरेगा, वो भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन ही होगा। इसकी स्पीड लोग काउंट करना भूल जाते हैं, इसलिए उनको लगता है कि ऐसे ऐसे गिरा होगा बॉम्ब, और वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं बोल पाते हैं उसको। ये कॉन्सेप्ट जरूरी है, ये सवाल आ सकता है, इसको आप ध्यान में रखें। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ, अब नीरज चोपड़ा जब फेंकते हैं जैवलिन थ्रो, तो वो क्या टेक्निक होती है उनकी, किस एंगल पे फेंकना है, किस स्पीड से फेंकना है कि बिल्कुल दूर जाए। तो देखो, आपने अगर बहुत दूर जैवलिन फेंकनी है ना, बहुत दूर भाला फेंकना है, तो सबसे बढ़िया जो एंगल होता है, आप ये है नीरज चोपड़ा, इनको बहुत दूर भाला फेंकना है, तो ये किस एंगल पे फेंकेंगे वो भाला? वो सबसे बढ़िया एंगल जो होता है वो है 45 डिग्री। 45 डिग्री पे, यानी कि देखो ये 90 डिग्री है, इसके बिल्कुल आधे पे 45 डिग्री पे, 90 डिग्री है, बिल्कुल आधे पे 45 डिग्री पे अगर आप फेंकोगे तो सबसे दूर जाएगा, सबसे दूर। पर ये तब सच होता है जब हवा में वैक्यूम है, हवा की रेजिस्टेंस तो आपने इसमें कंसीडर ही नहीं करी। ये है आइडियल केस वैक्यूम में। असली में आम अगर प्रैक्टिकली हम बात करें तो हवा होती है, तो जब भाला फेंक रहे हैं तो उस पर हवा की रेजिस्टेंस लग रही है। रेजिस्टेंस आप सिंपल भाषा में समझिए कि हवा उसको रोक रही है, हवा का झोंका उसको लग रहा है, तो उससे उसकी स्पीड भी कम हो रही है, उसका एंगल भी कम हो रहा है। तो असली में जब नीरज चोपड़ा फेंकेंगे तो वो 45 से थोड़ा ऊपर एंगल पे फेंकेंगे, लेट से 50 डिग्री पे फेंकेंगे।
ताकि जो हवा का भी रेजिस्टेंस लग रही है, हवा भी उसको किसी एंगल पे मोड़ने की कोशिश कर रही है, तो वो घूम फिर के 45 पे आ जाएगा, या 60 पे कह लो। 60 से हवा की रेजिस्टेंस आई तो थोड़ा सा एंगल चेंज होगा और वो 45 पे फाइनली जाएगा और फिर वो सबसे दूर जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिए, वैक्यूम में 45 डिग्री होता है, बट एक्चुअली में जब एयर रेजिस्टेंस हम कंसीडर कर रहे हैं, जब हवा का फ्रिक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं, तो 45 से थोड़ा ज्यादा होगा। वो कितना भी हो सकता है, 50, 55, 60, थोड़ा सा ज्यादा होगा। फिर देखो यस, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। देखो ये बात आप समझ लो कि मान लीजिए ये हमने प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब मैकेनिक्स में क्या होता है ना, फिजिक्स में क्या होता है, कोई भी चीज किसी भी एंगल पे हम फेंकते हैं ना, तो उसको हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। मैंने भाला फेंका, भाला मैंने 45 डिग्री पे फेंका, तो उसको हम, उसका कुछ कंपोनेंट हम वर्टिकल में खोल सकते हैं और कुछ कंपोनेंट हम हॉरिजॉन्टल में खोल सकते हैं। कि अगर 45 डिग्री पे इतनी फोर्स से भाला फेंका तो उस फोर्स को तोड़ दो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में, तो क्या क्या कंपोनेंट्स बनते हैं। डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस ये याद रखो कि किसी भी एंगल पे, चाहे मैंने 10 पे फेंका, 20 पे फेंका, 40 पे फेंका, उसको हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में तोड़ सकते हैं। जब आप तोड़ते हो तो देखो, वर्टिकल जो ग्रेविटी लग रही है वो नीचे की डायरेक्शन में लग रही है, तो वो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जब हम तोड़ेंगे, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा इस पे उसका कोई असर नहीं होगा। ठीक है, इस पे उसका कोई असर नहीं होगा। और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा उसकी ही डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटी लग रही है, तो सारा जोर जो ग्रेविटी का लगेगा वो उसके वर्टिकल कंपोनेंट पे होगा। तो ये आप याद रखिए कि जब किसी भी एंगल पे हमने कुछ भी प्रोजेक्टाइल मोशन एक शुरू किया, तो उसको जब हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में तोड़ा, तो हॉरिजॉन्टल जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी, और इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करेगा क्योंकि उस पर फोर्स नहीं लग रही है। और जो वर्टिकल कंपोनेंट है उस पर ग्रेविटी लग रही है, तो इसलिए वो कंपोनेंट उसकी स्पीड चेंज होती जाएगी, जो वर्टिकल कंपोनेंट है। यहाँ पे यही बात बोली जा रही है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी को अगर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में चेंज करेंगे तो हॉरिजॉन्टल वाला एंगल, हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट चेंज नहीं होता है, वर्टिकल वाला कंपोनेंट थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन चेंज होता रहेगा। थर्ड पॉइंट है कि यस, हाईएस्ट पॉइंट पे ये है वर्टिकल कंपोनेंट, ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हमने बोल दिया कि वो चेंज नहीं होगा, किसी भी पॉइंट पे देख लो। बट वर्टिकल जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उस पर जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, उस पर वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। जीरो होगी तभी तो वापस नीचे आएगा। ये है वर्टिकल कंपोनेंट उस टाइम पे। तो यहाँ पे ऊपर तो जा नहीं रहा, तो ऊपर का कंपोनेंट, ऊपर की जो वेलोसिटी है वो जीरो है। हॉरिजॉन्टल यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लग रही है, इधर की तरफ उसकी वेलोसिटी है, तो सिर्फ ये कंपोनेंट लग रहा होगा। फिर जब नीचे आएगा तो अगेन उस पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लग रहा होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लग रहा होगा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वर्टिकल वेलोसिटी होगी जीरो, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर कहते हैं, इन्होंने एक एग्जाम्पल ली है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, जानबूझ के मैंने इसमें रखा है ताकि आप समझ सकें। टू बॉल्स थ्रोन वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। अब देखो बात ये है कि अगर दो बॉल्स हैं, मान लीजिए टू बॉल्स हैं, इनको हमने, एक को हमने फेंका ऐसे, एक को हमने फेंका ऐसे, मतलब बेसिकली हॉरिजॉन्टली फेंका, वो प्रोजेक्टाइल मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी घूम के ऐसे आ गई। यहाँ पे जब फेंका तो सिर्फ हॉरिजॉन्टली फेंका, और एक को ऐसे। तो बताओ कि क्या, तो बताओ कि, एक सेकेंड, तो बताओ कि दोनों जो हैं
ये सेम टाइम पे जमीन पे पहुंचेंगी क्या, कि अलग अलग टाइम पे? आप बताइए। देखो, फिजिक्स बोलती है, फिजिक्स के लॉज बोलते हैं कि दोनों सेम टाइम पे ही पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि जब हमने ऐसे फेंका तो हमने ड्रॉप किया। अब जब यहां हम इसको फेंक रहे हैं तो हमने सिर्फ उसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल स्पीड दी है। वर्टिकली जो स्पीड है, वर्टिकली तो स्पीड इसकी है ही नहीं, क्योंकि ये ऐसे फेंका है, तो नीचे की तरफ कोई स्पीड हमने इसको दी नहीं है। तो वेलोसिटी जो वर्टिकल है, इसको मान लीजिए वर्टिकल वेलोसिटी, वो इसकी भी जीरो है, और हमने यहाँ पे इसको ड्रॉप किया था, तो जो वेलोसिटी है वर्टिकल वो इसकी भी जीरो है। ठीक है, इसलिए ये सेम टाइम पे नीचे गिरेंगे। ये सिर्फ इस पे फोर्स लग रही है ग्रेविटी की, तो ग्रेविटी की फोर्स दोनों पे सेम लग रही होगी, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी जब हमने छोड़ा, एक को ऐसे छोड़ा एक को ऐसे, तो दोनों पे वेलोसिटी जीरो थी, सिर्फ ग्रेविटी दोनों पे लग रही है और बराबर लगेगी, इसलिए सब दोनों एक टाइम पे ही नीचे गिरेंगे। अगर हमने इसको थोड़ा सा भी एंगल पे फेंका होता, जोर लगा के, ये थोड़ा थीटा होता, ये कुछ एंगल पे फेंका होता, तो फिर वो सेम टाइम पे नहीं गिरते। सिमिलरली अगर मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉप नहीं किया होता, ऐसे छोड़ा नहीं होता, मैंने इसको ऐसे जोर से मारा होता फोर्स लगा के, तो इसकी कुछ वेलोसिटी होती, फिर वो जीरो नहीं होती, कुछ वेलोसिटी होती, और फिर वो सेम टाइम पे नहीं गिरते। ये आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ, ये हमारा एग्जाम्पल क्लियर है। इस एग्जाम्पल को आप याद रखिए, क्योंकि ये ट्रिक क्वेश्चन होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में ही जो भी कंपेटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनको ट्रिक क्वेश्चंस बहुत पसंद होते हैं, क्योंकि उसमें नॉर्मल जनरल नॉलेज आपकी लग नहीं रही होती, और लोग स्पेसिफिकली पढ़ के नहीं गए होते उस सब्जेक्ट के लिए, तो वैसे ये फंसाते हैं। फिर फोर्स में बहुत टाइम से, अब ग्रेविटी की बात कर रही हूँ, फोर्स कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। देखो, फोर्स सिंपल सा मतलब है, अगर मैं आपको नॉर्मली चीज़ें बोलूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉमन अंडरस्टैंडिंग से, फोर्स मतलब कोई आप जोर लगा रहे हो, कोई जान लगा रहे हो। मैं इस बोर्ड को पुश कर रही हूँ तो मैं कुछ फोर्स लगा रही हूँ, मैं अगर इस बोर्ड को पुल कर रही हूँ तो फोर्स लगा रही हूँ। तो पुश या पुल, दरवाजों पे लिखा होता है ना पुश या पुल, जब आप उसको किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करते हो, उसको बोलते हैं फोर्स लगाना, उस पर जोर लगाना। ठीक है, तो पुश एंड पुल याद रखिए। और ये जो पुश एंड पुल है, कितना जोर लगा रही हूं, ये न्यूटन्स में काउंट होता है, ऐसा यूनिट है। एंड अगेन जो फोर्स है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगती है, मैंने आपको बोला कि जो ग्रेविटी है वो नीचे की डायरेक्शन में लगती है। ठीक है, तो फोर्स में भी पुश एंड पुल, पुश एंड पुल मतलब आप एक डायरेक्शन बता रहे हैं, तो डायरेक्शन इसका फोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। किस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं, आप अपनी तरफ लगा रहे हैं कि दरवाजे की तरफ लगा रहे हैं, इसलिए दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फॉर्मूले वाइज अगर हम देखें कि क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स जो होती है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होती है। ठीक है, मास उस चीज का जिस पे आप फोर्स लगा रहे हो, उस चीज का वेट कितना है, उसका मास कितना है, वेट इज डिफरेंट, और उस पे अब एक्सेलरेशन कितनी है। एक्सेलरेशन अगेन मैंने आपको बताया था कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखो, ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, जिसको समझ आ रहे हैं ठीक है, जिसको नहीं आ रहे हैं यू कैन लीव इट। जस्ट मैं फॉर्मूले की तरफ से बता रही हूँ कि क्योंकि हमने बोला था कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये भी फोर्स इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। फॉर्मूले से हमने डिराइव कर लिया कि वेक्टर क्वांटिटी है, और वैसे भी हमने पुश एंड पुल वर्ड से भी देख लिया कि किसी डायरेक्शन की डायरेक्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये हो गया है। अब देखो यहां पे ये बंदा पुश कर रहा है ऐसे, तो डायरेक्शन है। अगर यहां से ये पुश कर रहा होता तो ये भी एक डायरेक्शन है। जब आप क्रैडल जो है, बच्चे को झुलाते हो झूला, तो पीछे की अगर खींच रहे हो तो वो भी एक डायरेक्शन है। तो बेसिकली डायरेक्शंस आर इन्वॉल्व इन फोर्स, तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये याद रखना। नेक्स्ट है, अब सर्कुलर मोशन पे हम आते हैं। लीनियर, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी सब हो गया। किसी भी तरह का मोशन जो सर्कल बन रहा है, उसको सिंपल भाषा में बता रही हूँ, सर्कुलर मोशन होता है। ठीक है, साइकिल का पहिया घूम रहा है, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। आप हिमाचल में घूमने जा रहे हो, जो
सड़क बनी होती है ऐसे ऐसे घूमती है पहाड़ के आसपास, वो भी एक तरह से सर्कुलर मोशन है, उसमें कर्व्स आ गए। आपने रस्सी पे एक पत्थर बांधा, आपने रस्सी घुमा रहे हो ऐसे, वो भी एक सर्कुलर मोशन है। जो मैरी गो राउंड होता है, झूला होता है, वो भी एक सर्कुलर मोशन है। ठीक है, तो कोई भी जहां पे सर्कल इन्वॉल्व है, सर्कल में चीजें घूम रही हैं, वो सर्कुलर मोशन हुआ। और इसमें दो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं। ये सर्कुलर मोशन है, ये सेंटर पॉइंट है, ये हमने धागे से एक पत्थर बांध दिया और पत्थर को हम घुमा रहे हैं ऐसे। तो इस जो पत्थर है इस पे दो तरह की फोर्स लगती हैं। जो एक तो कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंटर की डायरेक्शन में लगेगी, सेंट्रीपिटल। पी, पी से याद रखिए कि पी और ये पॉइंट है, पॉइंट को पी बोलते हैं। तो सेंट्रीपिटल सेंटर पॉइंट की तरफ ये लगती है। और जो इसके ऑपोजिट एक फोर्स लगती है सर्कुलर मोशन में, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। एफ फार, एफ फॉर फ्यूगल, एफ फॉर फार। लोग कंफ्यूज होते हैं कि सेंट्रीपिटल सेंटर में लग रही है। मैं भी जब स्कूल में थी बहुत कंफ्यूजन होता था कि सेंट्रीपिटल बाहर को लगती है कि सेंट्रीफ्यूगल अंदर को लगती है। डायरेक्शन हमें याद नहीं रहती थी क्योंकि सिमिलर सी टर्म्स हैं। तो इसमें जो एफ आता है, एफ को याद रखिए फार। पिटल जो है वो पॉइंट की तरफ, सेंटर पॉइंट की तरफ टारगेट कर रहा है, वो अंदर को लगेगी। इसमें यही कॉन्सेप्ट है, इसे ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। दो तरह की फोर्स है। और एक कॉन्सेप्ट इसमें यह है कि देखो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है इसको बोलते हैं सूडो फोर्स। सूडो फोर्स क्यों बोलते हैं? कहते हैं कि ये जो इमेजिनरी फोर्स है ये असली में नहीं लग रही, ये हमने अज्यूम करी है। फिजिशियंस जो है, फिजिसिस्ट जो है, उन्होंने ये अज्यूम करी है, ये इमेजिनरी फोर्स है, ये असल में नहीं लग रही, हम देख भी नहीं पाते हैं कैसे लग रही है, बट इसको हम लेके चलते हैं क्योंकि ये एक फोर्स है, तभी सर्कुलर मोशन पॉसिबल है। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। आप बस में बैठे हो, हिमाचल जा रहे हो, हिमाचल की जो घुमावदार सड़कें उस पर आप जा रहे हो। जब टर्न आता है तो आपकी बॉडी बाहर की तरफ झुकती है और टर्न ऐसे आ रहा होता है। गाड़ी में भी जब आप लेफ्ट या राइट टर्न लेते हो तो जब स्पीड से लेते हो एकदम तो ज्यादा बाहर की तरफ गिरते हो, राइट। ऐसे कर्व है तो इधर को गिरते हो, ऐसे कर्व है तो इधर को हल्का सा टिल्ट आता है। वो जो होता है उसको बोल रहे हैं ये लोग, उसको ये फिजिसिस्ट बोल रहे हैं कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो बाहर को लगती है। कर्व तो इधर को है, सेंट्रीपिटल फोर्स इधर घुमा रही है आपको सर्कुलर मोशन बनाने के लिए, बट एक इधर की भी एक फोर्स है जो हमें बाहर की तरफ धक्का दे रही है। क्लियर? अब एग्जाम्पल्स देखो, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में स्टेटमेंट्स आ सकती हैं। साइक्लिस्ट इंक्लाइंड इटसेल्फ फ्रॉम वर्टिकल। देखो ये है साइकिल, ये साइक्लिस्ट ऐसे जा रहा है बोर्ड के अंदर वाली तरफ, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। ये तीर होता है, तीर का जो बैक साइड है वो जो क्रॉस होता है, अगर अब मैंने ऐसे डायरेक्शन दिखानी है तो मैं ऐसा सिंबल बनाऊंगी। अगर मैंने बाहर की तरफ डायरेक्शन दिखानी है, बोर्ड से बाहर की तरफ, तो ये सिंबल होता है कि तीर का सामने वाला हिस्सा और तीर का पीछे वाला हिस्सा। तो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि अगर साइक्लिस्ट ऐसे जा रहा है अंदर को, तो और उसे एक सर्कुलर एक कर्व बनाना है ऐसे, तो वो एक एंगल पे टिल्ट मारता है। जब आप लेफ्ट या राइट मुड़ते हो तो आप ऐसे टिल्ट मारते हो, स्कूटर से या साइकिल से ऐसे टिल्ट मारते हो। तो वो जो एंगल है वो आप एंगल क्यों देते हो? ताकि उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगे। ठीक है, जब आपने ये एंगल दिया तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगाता है। सिंपल, आप एंगल उंगल मत याद रखो, बस आप ये देखो कि जब आप टिल्ट ले रहे हो, कोई भी सर्कुलर मोशन है, कोई भी जब आप घूम रहे हो, ऐसे जा रहे हो, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगवा रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल होती है सर्कुलर मोशन के लिए, और उसको बैलेंस करने के लिए जो बाहर का टिल्ट होता है उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। आपने सेपरेटा सुना होगा, जब दूध कहते हैं ना कि टोन, डबल टोन दूध चाहिए तो उसमें से क्रीम निकाली होती है। अब क्रीम निकाली है, क्रीम को बाहर निकाला गया है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसमें इन्वॉल्व है। कैसे? सेपरेटी की अगर आपने मशीन देखी होगी ना, वो बस गोल गोल बहुत तेज घुमाती है दूध को, बहुत फास्ट, बहुत तेज सर्कुलर मोशन में। तो जब वो घुमाती है तो जो क्रीम होती है
क्रीम पे फोर्स लग रही है, देखो ये क्रीम वाला एग्जांपल है, आपने ये मशीन है ऐसे घुमा दिया पूरे दूध को, तो दूध की जो क्रीम है, क्रीम होती है मोटी, दूध होता है पतला, तो बेसिकली क्रीम के पार्टिकल्स हैं बड़े बड़े और दूध है पतला, तो दूध मान लो हल्के पार्टिकल्स हैं, उसके पतले पार्टिकल्स हैं। तो जितने बड़े पार्टिकल्स, जितनी भारी क्रीम, उस पर उतनी ही ज़्यादा फोर्स लग रही है, जितनी ज़्यादा उस पर फोर्स लग रही है वो उतने ही दूर को गिरेंगे, बाहर को। ये स्प्रेटे की मशीन है, तो यहाँ पे क्रीम साइड पे इकट्ठी हो जाएगी, जब साइड पे इकट्ठी हो रही है, जब बाहर को जा रही है तो हम फार, अगेन फार जा रही है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। और जो लाइटर कंपोनेंट्स हैं, जो दूध है, हल्की चीजें हैं, जो पतला दूध, वो यहाँ सेंटर में इकट्ठा होता है। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आप जैसे झूला झूले जाते हो पार्क में, एक सर्कल वाला झूला होता है ना, सेंटर में एक ऐसा होता है, वो घूमता रहता है, उसके ऊपर हम खड़े हो जाते हैं और वो घूमता है। अगर आप उसको छोड़ोगे ना तो आप बाहर को गिरोगे, राइट। अंदर को क्यों नहीं गिरते? सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, वो ऐसे से घूम रहा है, सर्कुलर मोशन है, तो आप सर्कुलर मोशन में जाना चाहिए ना, बाहर को क्यों गिरते हो? तो बाहर, जब बाहर का कॉन्सेप्ट है, सर्कुलर मोशन में कुछ भी चीज बाहर को गिरती है, बाहर इकट्ठी हो रही है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, और सिर्फ सर्कुलर मोशन के लिए, उस मशीन के सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। ठीक है, एक और एग्जांपल है बकेट कंटेनिंग वाटर। आप एक बाल्टी लो, बाल्टी में भरो पानी और उसको बहुत स्पीड से वर्टिकल मोशन में घुमाओ, ऐसे ऐसे। वैसे आप घुमा नहीं पाओगे इतनी स्पीड से कि उसका पानी ना गिरे, बट एक मशीन अगर लोगे और आप इतनी स्पीड मेंटेन कर पाओ कि वो जो पानी है वो पूरा वर्टिकल, जब हाईएस्ट पॉइंट पे आ जाएगा ना, तब भी उसका पानी नहीं गिरेगा, वो आगे चला जाएगा, एक बूंद पानी नहीं गिरेगा, और वो पानी बकेट में ही रहेगा, बाल्टी में रहेगा और घूमता रहेगा ऐसे ऐसे। उसका भी रीजन यही है कि देखो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे ये हो रहा है, ये बकेट में पानी है, ये यहां पहुंचा, ये हाईएस्ट पॉइंट पे जब पहुंचा तो बकेट का पानी जो है, ये तला है बकेट का, बकेट ऐसी है, नीचे से खुली हुई है, ऊपर के तले पे सारा पानी चिपक जाता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर लग रही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो इसके पानी को ऊपर जो बाल्टी का तला है उस पर चिपका के रखती है ऊपर की तरफ, इसीलिए पानी नीचे नहीं गिर रहा है। एंड ये होने के लिए, अब मैंने बोला कि स्पीड, अगर आप स्लो घुमाओगे ना तो नीचे गिरेगा, एक स्पीड चाहिए होगी। स्पीड में बहुत वेगली, यहाँ लूजली टर्म यूज कर रही हूँ, उसको आप स्पीड मत बोलिए, बस ये समझिए कि बहुत फोर्स से अगर मैं घुमाऊंगी तो ही ये फिनोमेना पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जितनी फोर्स से मैं घुमाऊंगी उतनी ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें उस लेवल तक अचीव करनी पड़ेगी जहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स से ज़्यादा हो जाए और पानी नीचे ना गिरे। ठीक है, पानी नीचे तब नहीं गिरेगा जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो बाहर वाली फोर्स है, दैट इज ग्रेटर देन अंदर वाली फोर्स। ठीक है, ये समझ में आता है। फिर एग्जाम्पल है, हाँ, ये हिमाचल का एग्जाम्पल फिर से आता है। देखो हिमाचल में, अब मान लो ये पहाड़ है, पहाड़ के साइड पे ये सड़क जा रही है। अब ये जो सड़क है ना, अगेन हम अंदर को जा रहे हैं, ऐसे घूम के यहाँ से आए, अंदर को घूम के जा रहे हैं, तो ये जो सड़क है ना, ये एक एंगल पे होती है। ये सड़क ऐसे नहीं बनाई गई, पहाड़ की बिल्कुल सीध में नहीं होती, ये एक एंगल पे बनाई गई है। क्यों? जब आप ऐसे पहाड़ के आसपास घूम रहे हो ना ऐसे, तो ये जो एंगल है ये आपको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, जो आपको सर्कल में ही रखने की कोशिश करता है। अगर ये एंगल नहीं होगा और आपने ले ली स्पीड, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बड़ी हो जाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स से, और आप बाहर की तरफ गिरोगे, खाई में, पहाड़ के साइड पे जो खाई है वहां गिरोगे खींच के। इसलिए जो सड़क है ऐसे जा रही है, वो एक एंगल पे बनाई गई है। ठीक है, उसको एक एंगल दिया गया है, समझ रहे हैं आप? ये सड़क है, ये समतल ऐसे नहीं है, ये पहाड़ है, ये एक एंगल पे ऐसे सड़क बना दी है ताकि जब आप ऐसे जा रहे हो तो आपको यहाँ से सेंट्रीपिटल फोर्स का सपोर्ट मिलता है, जो आपको सर्कल में रखता है। अगर आप समतल सड़क पे जाओगे और ये पहाड़ है और आपने ले ली स्पीड, तो आप ऐसे गिरोगे खाई वाली साइड। समझ में आता है ये?
तो ये 3-4 एग्जाम्पल आपके क्लियर हो गए हैं। एक लास्ट एग्जाम्पल बचा है, वो है ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। थोड़ा केमिस्ट्री इसमें आ रही है। ये है एटम का बीच वाला पार्ट जहाँ पे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स अवेलेबल हैं। इसके आसपास बहुत छोटे छोटे सर्कुलर मोशन में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन मोशन है ये भी तो एक तरह का सर्कुलर मोशन ही है ना, जो बीच में जो न्यूक्लियस है उसके आसपास घूम रहे हैं। तो यहाँ भी सर्कुलर मोशन, यहाँ भी फिर वो वही यही कह रहा है कि यहाँ भी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है और इधर को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है, जो ये सर्कुलर मोशन को मेंटेन करने में मदद करती है। और यहाँ पे जो, ठीक है, अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन भी हो रही है और इसी अट्रैक्शन को सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जा रहा है। ये नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो ये जो अट्रैक्शन है यही सेंट्रीपिटल फोर्स है और यही आपको हेल्प कर रही है सर्कुलर मोशन मेंटेन करने में। उस अट्रैक्शन के अगेंस्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है, जो अदरवाइज इलेक्ट्रॉन विल कोलैप्स इनसाइड द न्यूक्लियस। वो कोलैप्स क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है, जो कि घूमती भी जा रही है, उसके आसपास आसपास भी रह रही है बट अंदर नहीं घुस रही है उसके। वो एक सर्कुलर मोशन मेंटेन करती है। तो दोनों फोर्सेस का, फ्यूगल और पिटल, दोनों फोर्सेस का रोल होता है एक सर्कुलर मोशन मेंटेन करने में, ठीक है। अर्थ का सन के आसपास, जैसे हमने न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की बात कर ली, वैसे सन और अर्थ का मोशन जो है इसमें भी आप यही कहोगे कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है। और इसमें जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अर्थ सन पे लगा रही है, सन अर्थ पे लगा रहा है। बट क्योंकि सन का भार ज्यादा है तो सन जो अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है वो फोर्स ज्यादा है जितनी अर्थ सन को अट्रैक्ट करने में लगा रही है, ठीक है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में है इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और यही सेंट्रीपिटल फोर्स का भी काम कर रही है। और फिर अगेंस्ट लग रही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ताकि वो मोशन, सर्कुलर मोशन बना रहे, ठीक है। फिर एक टर्म आती है, देखो ये काफी लोगों को ना ये समझ नहीं आता टॉर्क क्या होती है, और टॉर्क पे कई बार सवाल आ जाता है। आप बिल्कुल सिंपल भाषा में समझिए, कोई कंफ्यूजन की दिक्कत नहीं है। टॉर्क जो होती है एक ऐसी फोर्स है जो सर्कल मेंटेन करती है, सर्कुलर मोशन मेंटेन करती है, बस और कुछ नहीं याद रखना। एक नॉर्मल फोर्स जो होगी, आपने एक पत्थर पे फोर्स लगाई, वो सीधा जाने लग गया, लीनियर मोशन। जहां सर्कुलर मोशन की बात आ गई तो वहां जो फोर्स इन्वॉल्व है उसको बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ऐसे जो हम कर्व ले रहे हैं सर्कल में, बस और कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। रोटेशनल इफेक्ट वेक्टर क्वांटिटी है, आप गाड़ी बजा रहे हो, टर्न ले रहे हो, तो जो भी फोर्स उसमें इन्वॉल्व है वो टॉर्क बोलते हैं उसको, बस और कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। और वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स वैसे भी वेक्टर क्वांटिटी ही होती है, चाहे आप नॉर्मल लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं, राइट। तो इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, बड़ा फैंसी टर्म है, कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट बोलते हैं, दैट इज इट। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब देखो फोर्स की मैंने बात कर ली, फोर्स मैं बोल रही हूँ बार बार कि मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। देखो ये किसने बोला था? ये बोला था हमारे न्यूटन भाई साहब ने, जिनकी बहुत फेमस स्टोरी है कि इनके सिर पे एप्पल गिरा था, सेब गिरा था, तो इनकी बुद्धि चमकी, इनका बुद्धि का बल चमका और इन्होंने पूरी कैलकुलस 2-3 महीने में छाप दी थी। उसमें हमें पढ़ना पड़ गया डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, और हमारी पूरी 11th और 12th की पढ़ाई साइंस स्टूडेंट्स की खराब करी थी इन्होंने, ठीक है। तो इन्होंने ही 2-3 लॉज भी दे दिए थे उसी टाइम में, उसी 2-3 महीने में। और एक बात मैं ये कहना चाहूंगी, आउट ऑफ टॉपिक है, कि कहते हैं कि इनके सिर पे सेब गिरा था तो इनको सब कुछ समझ में आ गया कि हाँ सेब गिरा है तो ग्रेविटी थी, ग्रेविटी का इन्वेंशन हो गया, डिस्कवरी हो गई, और फिर इन्होंने सारी कैलकुलस लिख दी, ग्रेविटी बता दी इन्होंने। देखो ऐसा नहीं हुआ था, ही वॉज एक्चुअली स्टडिंग द मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, कि भाई मून जो है वो अर्थ के अराउंड कैसे घूम रहा है, वो सर्कुलर मोशन कैसे मेंटेन कर रहा है, या तो वो गिर जाए, वो कहीं और चला जाए, क्या रिलेशन है मून और अर्थ में। तो ये वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए जब उनके सिर पे एक सेब गिरता है तो उनको समझ में आया कि शायद
जिस फोर्स से ये सेब कहीं और नहीं गिर रहा है, ये धरती की तरफ ही गिर रहा है, शायद वही फोर्स मून पे लग रही है और इसलिए वो कहीं और नहीं जा रहा है, वो धरती की तरफ ही चक्कर काट रहा है। ठीक है, ये थी कहानी। इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करके लोगों ने ये बात बोल दी थी। तो हाँ देखो, इन्होंने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए। इन्होंने मोशन जो एक फिनोमेना है फिजिक्स में कि चीज़ें मूव कैसे करती हैं, उस पर बोला कि भाई दुनिया में कहीं भी किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई भी मोशन, कोई भी चीज़ मूव करती है तो उस पर फिजिक्स के 3 लॉ लगते हैं कहीं भी, विदाउट एनी एक्सेप्शन। तो इन लॉज की हम आज बात करेंगे। 10th क्लास का सिलेबस है, ये लॉज आते ही आते हैं, पता होने चाहिए, बहुत ही फेवरेट टॉपिक्स होते हैं। फर्स्ट लॉ जो बोलता है न्यूटन का, न्यूटन ने पहला लॉ ये दिया कि भैया, सिंपल भाषा में मैं बताती हूँ, फिर हम न्यूटन ने जो बोला उस पर देखते हैं कि भाई तुम सुबह तब तक नहीं उठोगे जब तक तुम्हारी मम्मी तुम्हें एक लाफा ना मार दे, तुम्हें एक चांटा ना मार दे। जब एक्सटर्नल फोर्स आएगी, मम्मी का चांटा आएगा, तब आप जागोगे, तब आपकी नींद खुलेगी और तब आप स्कूल जाओगे या कॉलेज जाओगे या ऑफिस जाओगे। तो न्यूटन ने भी यही कहा कि भाई जब तक ये फुटबॉल यहाँ पड़ी है तो पड़ी है, ये खुद से, इट्स अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, पड़ी है, ऑब्जेक्ट है, जब तक इस पे आप कोई फोर्स नहीं लगाओगे, बाहर से धक्का नहीं लगाओगे, लात नहीं मारोगे, तब तक ये यहीं पड़ी रहेगी। और जब लात मारोगे तभी ये मोशन में आएगी, मोशन के लॉज हैं, तो तभी ये हिलेगी, तभी ये मूव करेगी। बस ये इन्होंने बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फालतू में इतना बड़ा बना देते हैं। इन्होंने यही कहा था, इंग्लिश भूल जाओ, बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। वही है कि जब तक एक बॉडी, जब तक एक ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट पे है, तब तक वो ठहरा हुआ है, जब तक उस पर तुम कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो। और अगर मान लो वो बॉडी मूव कर रही है, मान लो मैंने गेंद फेंकी, ठीक है, या चलो ट्रेन का एग्जांपल लेते हैं, ट्रेन एक स्पीड पे जा रही है, ट्रेन तब तक नहीं रुकी, जब तब तक नहीं रुकेगी जब तक आप उस पर ब्रेक्स नहीं लगा देते। कोई चीज तब तक चलती रहेगी जब तक आप उसको रोकोगे नहीं, और कोई चीज तब तक ठहरी रहेगी जब तक आप उसको धक्का लगा के उसको मूव नहीं करोगे। बस ये उसने बोली थी, बहुत सिंपल भाषा में, इसी को याद रखना है और डिटेल में नहीं जाना। एग्जाम में यही आएगा कि भैया ये गेंद पड़ी है, इसको लात मारोगे तभी हिलेगी। ये ड्राइवर है, बस का ड्राइवर है, अब हम बस चला रहे हैं, तो बस के साथ मैंने कहा ना कि जब बस 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जा रही है तो हम भी उसके साथ 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे तो जा रहे हैं, तभी तो हम उस स्पीड पे पहुंच पा रहे हैं पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो हमारी बॉडी भी उसी मोशन में है, उसी स्पीड से जा रही है। अब जब ब्रेक लगाई ड्राइवर ने तो हमें एक झटका लगता है, ठीक है, हमारी बॉडी ऐसी होती है और हम पीछे की तरफ ऐसे हो जाते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मोशन में थी। जब बस रुकी, हमने ब्रेक लगाई, ड्राइवर ने, बस रुकी, तो हमारी बॉडी एक इंटेग्रल पार्ट तो है नहीं हमारी, हम सब बैठे हुए हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी तक वो ब्रेक का इफेक्ट पहुंचने के लिए टाइम लगता है। तो इसलिए जब वो बॉडी, तब तक हमारी बॉडी मोशन में होती है, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे होती है। जब ब्रेक लगी तो वो बॉडी का जो वो फोर्स हमारी तरफ ट्रांसफर हुई, तो टाइम लगा, उस टाइम के कारण ही हमें झटका लगता है, ऐसे कि हम 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे थे, जैसी ब्रेक लगी फिर हम ऐसे हो गए। तो वो जो टाइम लैग है वही झटके का कारण होता है। और ये एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, ठीक है। सेकेंड लॉ पे आते हैं। सेकेंड लॉ वही जो मैं बार बार रट्टा लगा रही हूँ कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वो वही, इसी ने भी यही कहा कि भैया जो फोर्स है, जो हम जान लगाते हैं किसी चीज़ पे, अगर हम फुटबॉल को किक कर रहे हैं तो कितनी फोर्स लगा रहे हैं, क्या हम उस फोर्स को नाप सकते हैं, कितनी ज़ोर से मार रहे हैं, क्या उसको नापने का कोई तरीका है? तो बोलेगे नापने का तो तरीका नहीं है, बट अगर हमें उस गेंद का भार पता है, मान लो गेंद है 2 किलो की, 2 किलो की तो वैसे नहीं होती, चलो मान लो 500 ग्राम की है, कितना भी एम है, 2 किलो की गेंद है, और एक्सेलरेशन अगेन मैंने आपको बोला था कि चेंज इन वेलोसिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, डेल्टा टी। हम फोर्स को तो हम नहीं नाप सकते कि हमने कितनी जोर से किक किया, बट हम ये कह सकते हैं कि हाँ भैया पहले वो 0 वेलोसिटी पे थी, पहले वो रुकी हुई थी, जैसे इसने लात मारी वो चल पड़ी 25 किलोमीटर पर सेकेंड या पर
सॉरी 25 किलोमीटर पर आवर या 25 मीटर पर सेकंड बोल लो, कुछ भी बोल लो, कि एक स्पीड उसने ले ली और वो स्पीड हम नाप सकते हैं कि मान लो जी पहले हवा से गेंद नीचे गिर रही थी तो वो मान लो 15 मीटर पर सेकंड पे आई थी, फिर मैंने उसको फिर से ऐसे वॉलीबॉल में मारते हैं ना, फिर से मैंने मारी तो वो उछल के फिर से ऊपर गई, बट वो 25 मीटर पर सेकंड पे गई। तो ये जो चेंज इन वेलोसिटी है, इससे हम इसको अगर हम मास से मल्टीप्लाई कर दें, उसके भार से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे टाइम, जितने टाइम में ये चेंज हुई वेलोसिटी वो टाइम से डिवाइड कर दें, तो जितना फोर्स उस पर लगी है, जितना जोर से हमने उसको मारा है, वो हम निकाल सकते हैं। तो ये सिर्फ निकालने का तरीका है, ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ निकालने का तरीका है, कितनी जोर से हमने फुटबॉल को लात मारी थी। ओके, अब इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है, वेरी फेमस सेकंड लॉ बहुत फेमस है, F = m/a, दिस इज सेकंड लॉ और कुछ नहीं है। इंग्लिश में पढ़ने है तो देखो, फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी देन बॉडी विल एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन। जब हम कोई फोर्स लगाएंगे तो उस पर एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन मतलब कि उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, दैट इज इट। एग्जाम्पल देखो, कोई भी रॉकेट जो होता है कैसे उड़ रहा है हवा में, या कोई भी प्लेन है, एरोप्लेन है, कैसे उड़ रहा है हवा में। देखो आपने सुना होगा कि देखो प्रोपेलर्स लगे होते हैं जहाज में, या जहाज, नॉर्मल जहाज की भी अगर आप बात कर लो, प्रोपेलर आपको वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो जहाज में फ्यूल है, फ्यूल से बहुत सारी गैसेस, हॉट गैसेस पैदा हो रही हैं और वो जहाज से बाहर निकल रही हैं। अब जब ये जहाज से बाहर निकलती है ना, तो पीछे को एक धक्का लगता है, ये है थर्ड लॉ। ये जो जिस फोर्स की हम बात कर रहे हैं, दैट फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड एज मास इनटू एक्सेलरेशन। और जो थर्ड लॉ कहता है कि जब ये फोर्स इधर को जाएगी ना, तो ये पीछे जिस बॉडी से वो निकली है, जिस बॉडी को, जिस नोजल से वो निकल के जा रही है, वो उस नोजल पे एक झटका लगाएगी ऐसे, और वो झटका, वो जो फोर्स लगाएगी वो उतनी ही होगी जितनी फोर्स से ये निकली है। तो एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। थर्ड लॉ ये बोलता है कि अगर आपकी, नहीं ऐसे गलत एग्जांपल हो जाएगा कि अगर आपकी मम्मी आपको थप्पड़ मारेगी तो आप भी मार सकते हैं, नहीं गलत हो जाएगा, बट स्टिल कि अगर पाकिस्तान हम पे अटैक करता है तो हम भी करारा जवाब देंगे उतना ही, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम भी एक पीसफुल कंट्री हैं। बट यही बोल रहा है कि देखो कोई भी एक्शन होता है उसका एक रिएक्शन होता है। इसके बड़ा सिंपल आपको एग्जाम्पल देती हूँ। देखो मैंने ये उंगली रखी बोर्ड पे, अब मैं ये बोर्ड जब मैं प्रेस कर रही हूँ ना, तो क्या मेरी उंगली बोर्ड के अंदर जा रही है? क्या ये धस रही है स्क्रीन? क्यों नहीं धस रही? मैं फोर्स तो लगा रही हूँ, धस क्यों नहीं रही? क्योंकि जितनी फोर्स मैं लगा रही हूँ ना, उतनी ही फोर्स ये बोर्ड मेरी उंगली पे लगा रहा है, और इसीलिए ना मेरी उंगली धस रही है बोर्ड, ना मेरी उंगली धस रहा है, और ना ही मेरी उंगली अंदर जा रही है। तो वो सरफेस पे जो कॉन्टैक्ट है वो मेंटेन है। वो मेंटेन इसलिए क्योंकि दोनों तरफ से फोर्स लग रही है ना, वो इक्वल है, वो कैंसिल आउट हो रही है। कैंसिल आउट क्यों हो रही है? क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। थर्ड लॉ में एक पॉइंट जरूर याद रखना कि ये जो फोर्सेस हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये कैंसिल आउट करती हैं। अगर मैंने ये किताब, मान लो किताब टेबल पे पड़ी है, ये किताब टेबल पे पड़ी है, तो ये टेबल, ये अंदर क्यों नहीं धस रही टेबल पे? या फिर अगर टेबल किताब पे अगर फोर्स लगा रहा है तो इतनी किताब उछल भी नहीं रही है। तो बेसिकली क्या है, टेबल किताब को एक रिएक्शन दे रहा है जितना किताब उस पर एक्शन डाल रही है। सबसे पहले किताब ने फोर्स लगाई ना, किताब हमने रखी तो एक्शन हुआ, उस एक्शन के जितना ही टेबल ने उसको रिएक्शन दिया, इसलिए ये सरफेस पे मेंटेन्ड है इसकी हाइट, इसलिए ये जो किताब है ये अंदर धस नहीं रही है। अगर रेत होती तो धस जाती, क्योंकि रेत उसको रिएक्शन नहीं दे पाती, ठीक है, वो उसकी मटेरियल प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, और ये आ भी सकता है एग्जाम में, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा मुश्किल है समझने के लिए। जब आप स्विमिंग करते हैं तो आपके जो हाथ का मूवमेंट होता है, आप पानी को पीछे को धकेलते हो, ऐसे स्विमिंग होती है, तो पानी को आप ऐसे पकड़ते हो और ऐसे आप पीछे को धकेलते हो। जब वो धकेला आपने पानी, वो हुआ एक्शन, दिस इज एक्शन, और उसके रिस्पॉन्स में पानी आपकी बॉडी पे रिएक्शन लगाता है, आपकी बॉडी को आगे पुश करता है, इसलिए आप स्विम कर पाते हो, इसलिए आप तैर पाते हो। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पहले हम अपने हाथ के मूवमेंट से एक एक्शन क्रिएट करते हैं पानी पे,
और फिर पानी उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी को पीछे से एक रिएक्शन देता है ताकि हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, ये हो गया थर्ड लॉ का एग्जाम्पल। सेकेंड हम देखते हैं इम्पल्स। देखो इम्पल्स इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इम्पल्स को आप सिर्फ ऐसे समझिए, देखो एक वर्ड होता है इम्पल्सिव शॉपिंग, कि भाई मेरा मूड किया, मैं घर पे आराम से बैठी हुई थी, अपना काम कर रही थी, एकदम से मेरा मूड हुआ, मैं गई और मैं 10,000 की शॉपिंग करके आ गई, फिर घर आके मेरे को रिग्रेट हुआ कि भाई मैंने अपने पैसे वेस्ट कर दिए। तो ये जो इम्पल्सिव बिहेवियर है, मतलब कि कुछ एक बहुत छोटे टाइम के लिए मैंने बड़ा अजीब सा बिहेव किया, इसको कहते हैं इम्पल्सिव बिहेवियर। ऐसे मान लो कि किसी को, कोई वैसे नॉर्मली तो बहुत शांत इंसान है, बट उसको कभी कभी ऐसे 2 मिनट के लिए बड़ा गुस्सा आ जाता है किसी बात पे, और फाइनली जब वो नॉर्मल आता है 2 मिनट बाद, तो वो कहता है कि हाँ भाई मेरे से गलती होगी, मेरा इम्पल्सिव बिहेवियर है, मैं कभी कभी गुस्सा हो जाता हूँ। ये जो इम्पल्स होती है ना, इस इम्पल्सिव बिहेवियर, ये इम्पल्स वर्ड यहाँ से निकला है कि एक बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स जनरेट हुई। ठीक है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इतनी ज़्यादा। विराट कोहली को आपने बैटिंग करते देखा है, बॉल आ रही थी मज़े से अपनी स्पीड पे, स्पिनर ने बॉल फेंकी, बड़ी अच्छी स्लो बॉल थी, उसने पटाख से मारा और छक्का गया। अब इतनी ज़ोर से जो बॉल की हालत हुई ना, बॉल को धोया, वो इम्पल्स था, क्योंकि इतनी शॉर्ट पीरियड में वो बॉल जैसे ही बैट के कांटेक्ट में आई, बहुत जोर से उसको झटका लगा और वो उड़ती हुई गई। तो बहुत कम ड्यूरेशन में जब बहुत ज़्यादा फोर्स लगती है, उसको बोलते हैं इम्पल्स। स्पोर्ट्स में किसी भी चीज़ को आप ले लो, उसमें इम्पल्स का यूज़ आता ही है। मैं टेनिस खेलती हूँ, टेनिस में टेनिस की बॉल आई, मैंने खींच के मारा, तो वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, जितनी मैंने फास्ट मारा, फास्ट मतलब ये कि मैंने वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के जो टाइम था, जिस ड्यूरेशन के लिए वो बॉल मेरे रैकेट के टच में आई थी, वो मैंने टाइम बहुत कम कर दिया और फोर्स मैंने बढ़ा दी, तो उतनी ही खींच के वो जाएगी ऑपोजिट। ठीक है, ऐसे ही अगर आप ले लो, मान लो वॉलीबॉल का ले लो, कि वॉलीबॉल की बॉल आई, मैंने बहुत तेज जब मारी, तेज मतलब मैंने टाइम कम कर दिया और मैंने फोर्स ज़्यादा लगाई, तो इसे कहते हैं इम्पल्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए, वॉलीबॉल का एग्जाम्पल दे दिया, विराट कोहली का दे दिया, फुटबॉल में भी यही है। फोर्स, अब फॉर्मूला देख लो। देखो फॉर्मूला वैसे तो मेरे ख्याल से तो नहीं पूछेंगे, बस जो मैंने अभी आपको बताया है, अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि बहुत कम ड्यूरेशन के लिए बहुत तेज फोर्स लगती है। ये ग्राफ याद रख लो बस। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि क्या हम इस फोर्स को इम्पल्स कहते हैं, क्या हम इस टाइम को इम्पल्स कहते हैं? इम्पल्स इज फोर्स इनटू टाइम, मतलब कि ये है कि ये जो एरिया है इस ग्राफ में, ये जो एरिया है, इसको बोलते हैं इम्पल्स। बस ये है, वाई एक्सिस पे फोर्स ली, एक्स एक्सिस पे टाइम ली, फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एरिया आता है, इस एरिया को बोलते हैं इम्पल्स। तो यही हमने यहाँ बात करी है इम्पल्स में। बस ये डेल्टा टी इसलिए बोलते हैं कि डेल्टा मतलब बहुत ही कम टाइम, बहुत ही कम, 1 सेकेंड में, 1 माइक्रो सेकेंड में ये जनरेट होती है फोर्स, तो इसको बोलते हैं इम्पल्स। ठीक है, ये ग्राफ याद रखने वाला है बस। और विराट कोहली को याद रख लेना कि वो जब बैट से मारता है तो इम्पल्स जनरेट होती है। अब मोमेंटम की डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो वैसे तो नहीं आएगा, बट जैसे हम बोलते हैं कि भाई मेरा पढ़ाई में ना मोमेंटम नहीं बन रहा, मतलब 4 दिन पढ़ा, 5वें दिन नहीं पढ़ा, फिर 6वें दिन पढ़ा, तो भाई मोमेंटम नहीं बन रहा। बड़ा ऐसे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं आम भाषा में, नहीं भी करते हैं तो बता देती हूँ। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। एक गेंद है, एक गेंद को मैंने फेंका, जो उसका मास है और जिस वेलोसिटी से वो जा रही है उसको मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास मोमेंटम आ जाता है। जितनी भारी गेंद होगी उतना ज़्यादा मोमेंटम होगा, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा मोमेंटम होगा। ठीक है, तो बस इसी को कहते हैं मोमेंटम। और मोमेंटम जो है वो, चेंज इन मोमेंटम जो होता है उसको इम्पल्स बोला जाता है। क्यों? इन दोनों में रिलेशन निकालो। इम्पल्स क्या हो गया? फोर्स इनटू टाइम, और मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को इसमें आप इसकी वैल्यू अगर इधर फिल करोगे तो चेंज इन मोमेंटम जो होगा ना,
वो आपका आएगा इम्पल्स। देख लेते हैं कैसे आएगा। मास है, वेलोसिटी है, चेंज इन मोमेंटम मतलब हो गया कि mv2 माइनस mv1। ये मैंने जब बॉल को जब विराट कोहली ने शॉट मारा तो पहले वेलोसिटी थी बॉल की v1, फाइनल होगी v2। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, m, मास तो उतना ही रहा, बॉल फट तो नहीं गई, तो मास का जो बॉल का मास है वो उतना ही रहा, डेल्टा v, v2 माइनस v1। ठीक है, और इसको जब आप यहां फिल करोगे, यहां पे जब आप फिल करोगे तो आपका ये रिलेशन निकल के आएगा। ठीक है, फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। जब आप वो वैल्यूज फिल करोगे तो फोर्स की वैल्यू जब यहाँ फिल करोगे तो इंपल्स जो आएगी वो आएगी चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो बस आप ये याद रखिए कि जो इंपल्स है वो है चेंज इन मोमेंटम। यहाँ भी मैंने लिख दिया है, ये आपसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली, और इसमें आप फॉर्मूले में मत घुस जाना कि फोर्स है m इंटू ए है डेल्टा v बाई टी। इसको आप यहाँ फिल करोगे तो इम्पल्स आएगी m डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी, ये वाला डेल्टा टी कैंसिल हुआ, m डेल्टा v आपका m डेल्टा v आपका इम्पल्स आ गया, और यही है m डेल्टा v चेंज इन मोमेंटम v2 माइनस v1। ये याद रखिए, फॉर्मूला नहीं आ रहा है, बस ये याद रखिए फाइनल, क्योंकि वहां पे आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप डिराइव करो, तो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द फाइनल कंक्लूजन। ठीक है, अब ये इसके एग्जांपल्स मैंने आपको काफी सारे बता दिए हैं। एक इसमें ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जो पूछ सकते हैं, देखो, और ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। अब विराट कोहली ने मारा छक्का, बाउंड्री पे खड़े हैं कैचर, और बॉल जो आई उसको कैच करते हुए, मान लो, देखो आपने अक्सर देखा होगा कि जब बॉल कैच करते हैं ना वो ऐसे कैच करते हैं, है ना, पीछे को जाते हैं बॉल को लेते हुए, बॉल की डायरेक्शन में ऐसे लेते हुए पीछे को जाते हैं। तो ये पीछे को क्यों जाते हैं, ये इसलिए जाते हैं कि अगर आप बॉल को ऐसे कैच करोगे ना, जो गली क्रिकेट में हम लोग करते हैं, तो इतनी जोर से बॉल इम्पल्स, ये इम्पल्स जनरली इतनी जोर से लगेगी ना आपको कि आपके हाथ एक तो लाल हो जाएंगे, ऊपर से बॉल यहां से न्यूटन थर्ड लॉ लगेगा, एक्शन रिएक्शन, बॉल बाहर गिरेगी, कैच छूट जाएगी, नीचे गिर जाएगी, और ऐसा अक्सर होता भी है। इसलिए बॉल आपके हाथ में ही रहे, आपके हाथ में आती रहे, ये ऐसे किया जाता है। और ऐसे करने का फिजिक्स में मतलब देखो क्या होता है, देखो इम्पल्स का मैंने आपको मतलब बताया था कि बहुत कम ड्यूरेशन में, ग्राफ आप याद करो कि बहुत कम ड्यूरेशन में आपने बहुत ज्यादा फोर्स लग गई, तो वो इम्पल्स जब आप कैच करोगे ना, तो वो इम्पल्स जनरेट ना हो, तो ये टाइम की ड्यूरेशन वो बढ़ा देते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जितना टाइम लग रहा है, ऐसे जब आप करोगे तो अब कितने टाइम में वो कांटेक्ट में रह रही है, मेरे हाथ में आ रही है, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का टाइम बढ़ा दिया मैंने, तो मेरे पे ना ये जो फोर्स है ये कम लगेगी, मेरे पे ये हर्ट कम होगा, और मैं उसको टाइम दे रही हूँ, रिएक्शन भी क्रिएट नहीं होता है, थर्ड लॉ भी लग गया, तो मैंने उसको टाइम दिया कि वो मेरे हाथ में ही रहे। तो लोअरिंग ऑफ हैंड्स आप याद रखिए कि इम्पल्स का जो इम्पैक्ट है उसको कम करने के लिए ये करते हैं फील्डर्स। दूसरा है कि हमारे व्हीकल्स में जो शॉकर्स लगे होते हैं, वो भी यही रीजन होता है कि शॉकर्स जो है, वो जो फोर्स ट्रांसफर हो रही है, वो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अगर मान लो शॉकर नहीं लगे हैं तो सीधा झटका आपकी बॉडी तक पहुंचता है। शॉकर्स वो जो कांटेक्ट के थ्रू फोर्स आपकी तरफ पहुंच रही है उसको टाइम को स्लो करते हैं, ये जो डेल्टा टी है ये बढ़ाते हैं ताकि आपका इम्पैक्ट आप पे कम लगे। ट्रेन के जो डब्बे होते हैं उनके बीच में आपने देखा होगा ऐसे ऐसे शॉकर्स होते हैं, वो भी इसीलिए लगे होते हैं ताकि जब ट्रेन रुक रही है या स्पीड ले रही है तो ट्रेन के जो अंदर लोग बैठे हैं उनको ट्रेन के डब्बे ऐसे जोर से ना हिले और झटका ना लगे। तो ये शॉकर्स वाला कॉन्सेप्ट भी आप इम्पल्स से डायरेक्टली रिलेट करोगे कि इम्पल्स के इम्पैक्ट को कम करने के लिए एफ डेल्टा टी जो है, तो डेल्टा टी हम बढ़ा देते हैं शॉकर्स के थ्रू
या जब फील्डर एक अपनी कैच करते हुए हाथ पीछे को लेके जा रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का टाइम बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये समझ में आता है आपको? तो इसके साथ ही देखो 2-3 टॉपिक और बचे हैं मैकेनिक्स के, वो हम कल कर लेंगे क्योंकि सेशन बहुत लंबा चला गया है और मैं शुरू में इतना बर्डन नहीं डालना चाहती। धीरे धीरे हम पेस पकड़ेंगे, धीरे धीरे मोमेंटम पकड़ेंगे। तो आज का सेशन यही खत्म होता है। मैकेनिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम कल करेंगे और कल हम नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आज का सेशन इतना ही, कल मिलते हैं सेशन 3